हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी लैरिंग्स तक, और लैरिंग्स के बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया या श्वास नाल, है ना। अब देखिए, ट्रेकिया या श्वास नाल की अगर बात करें तो है क्या। ट्रेकिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बड़ा सा एक नलिकाकार संरचना है। तो देखें कि कितनी, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का मतलब नलिकाकार संरचना। कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना, जो कंठ से प्रारंभ होके, लैरिंक्स से स्टार्ट होके, और जो आपकी थोरेसिक कैविटी वक्ष गुहा है, उस वक्ष गुहा के मध्य तक पहुंचती है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, कहां से कहां तक फैली हुई है, तो लैरिंक्स यानी कंठ से लेकर मिड थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा के मध्य तक फैली हुई है। तीसरी बात कि जो ट्रेकिया है, जो श्वास नाल है, उसमें लगभग 16 से 20 सी आकार की हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? 16 to 20, 16 से 20 सी आकार की हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग। हाइलिन कार्टिलेजिनस क्या है? तो ये कार्टिलेज यानी उपास्थि का एक प्रकार है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, हाइलिन उपास्थि की वलय कहाँ पाई जाती हैं? तो ट्रेकिया या श्वासनाल में उपस्थित होती है। कौन से आकार की होती है? सी शेप्ड होती है। कितनी होती है? 16 से 20 होती है। ये क्या काम करती है? जो सी शेप्ड या सी आकार की हाइलिन उपास्थि की बनी हुई वलय है, ये क्या करती है? तो देखें, ये इस तरीके से है वलय। ये जो आपकी सी शेप रिंग है, ठीक है ना, ये बन रहा है ना सी, ये सी शेप रिंग है, ये इस तरीके से ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, इसका जो इनकम्प्लीट पोर्शन है, अपूर्ण भाग है, ये अपूर्ण भाग कहाँ होगा? पीछे की तरफ या पृष्ठ सतह पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो आपकी आगे से कंप्लीट सी शेप होती है, पीछे से इनकम्प्लीट होती है। ठीक है ना। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है, कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती है? इस ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है ना, श्रिंक होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है। और इनकम्प्लीट इन डोर्सल साइड, ये मैंने आपको बता दिया कि जो पृष्ठ सतह है उसमें क्या होती है? ये इनकम्प्लीट होती है। अब देखिए, ट्रेकिया के अंदर की तरफ जो इनर एपिथेलिया है ना, जो आंतरिक उपकला है, वो आंतरिक उपकला कैसी होती है? आंतरिक उपकला होती है सीलिएटेड। कैसी होती है आंतरिक उपकला? सीलिएटेड होती है। और जो बैक्टीरिया को, डस्ट को, है ना, जो जीवाणुओं को, धूल के कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से क्या करती है? रोकने का काम करती है। तो ट्रेकिया के बारे में छोटे से 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना, जो कंठ से प्रारंभ होके वक्ष गुहा के मध्य तक पहुंचती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ट्रेकिया में अधर सतह में बहुत सारी सी आकार की, लगभग 16 से 20 सी आकार की हाइलिन उपास्थि की बनी हुई वलय उपस्थित होती है, जो पीछे की तरफ से यानी पृष्ठ सतह से अपूर्ण होती है। और ये जो वलय है, ये ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है। ट्रेकिया की जो इनर एपिथेलिया है, आंतरिक उपकला, ये आंतरिक उपकला जीवाणुओं को, धूल के कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का काम करती है। तो ये तो थी बात किसके बारे में? ट्रेकिया के बारे में, श्वासनाल के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मुख्य श्वसन अंग। और मुख्य श्वसन अंग के रूप में मानव में एक जोड़ी फेफड़े या फुफ्फुस उपस्थित होते हैं।
क्या होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े या एक जोड़ी फुफ्फुस उपस्थित होते हैं। ये जो एक जोड़ी फेफड़े हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो भैया थोरेसिक कैविटी में वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। एक होता है लेफ्ट यानी बायां फेफड़ा और एक होता है राइट यानी दायां फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा है उसमें 3 पालियां उपस्थित होती है और बाएं फेफड़े में केवल और केवल आपको कितनी पालियां देखने को मिलेगी, 2 पालियां देखने को मिलेगी। लंग्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डायग्राम में मिल जाएगी, यानी आपको डायग्राम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें तो हमने बात की यहाँ पर लैरिंग्स की, तो ध्यान से देखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम नेजोफेरिंग्स तक आते हैं। नेजोफेरिंग्स के बाद में जो लैरिंगोफेरिंग्स वाला पोर्शन है वहाँ पर 2 छेद होते हैं, एक होता है ग्लॉटिस और दूसरा होता है गलट। गलट कहाँ खुलता है, गलट खुलता है ओइसोफेगस के अंदर, ग्रसिका में, जिसकी वजह से भोजन जो है वो आपका ग्रसिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ये ग्लॉटिस आपका श्वसन मार्ग में खुलता है। तो ये रहा आपका ग्लॉटिस छिद्र जो श्वसन मार्ग में खुल रहा है, लेकिन इस ग्लॉटिस को एक उपास्थीमय ढक्कन जो है वो कवर करके रखता है ताकि भोजन के कण या भोजन के अंश श्वसन मार्ग में पहुंच नहीं पाए। ठीक है ना, तो ग्लॉटिस जो है वो एक कार्टिलेजिनस ढक्कन या एक उपास्थीमय ढक्कन से कवर है, इसे हमने कह दिया एपिग्लॉटिस। ठीक है ना, और इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको क्या मिलता है, लैरिंग्स मिलता है, कंठ मिलता है। लास्ट क्लास में आपने पता है कि कंठ की बात की थी। कंठ में आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या कि एक तो कंठ को ध्वनि बॉक्स या साउंड बॉक्स के नाम से, ध्वनि पेटिका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या फिर इसे कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं, उपास्थीमय ढक्कन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लैरिंग्स जो है 4 तरह की उपास्थियों से मिलकर बना है। वो उपास्थियाँ कौन कौन सी हैं, थायराइड है, क्रिकोइड है, एरिटिनॉइड है और सेंटोरिनी है। कितनी उपास्थियां हैं, 4 उपास्थियां हैं। ठीक है, अब देखें तो लैरिंग्स की बात तो हमने डिटेल से कर ली थी। जस्ट लैरिंग्स के नीचे आपको जो व्हाइट कलर का एक ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक चौड़ी नलिकाकार संरचना, इस नलिकाकार संरचना को ही हम कहते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया के अंदर ये आपको जो दिख रही है ये है आपकी सी आकार की हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई वलय, है ना। और ये क्या करती है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ट्रेकिया को पिचकने से रोकती है ना, पिचकने से। हाँ, तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गई। अब ध्यान से समझना, ऊपर से ट्रेकिया आया, ट्रेकिया जो है वो नीचे सेंटर में आके वक्ष गुहा के बीच में आके 2 भागों में विभक्त हो गया। एक हो गया आपका बायां भाग और एक हो गया दायां भाग। बायां भाग बाएं फुफ्फुस में जाएगा और दायां भाग जो है वो दाएं फुफ्फुस में जाएगा। तो जा रहा है ना, ये रहा आपका दायां भाग, बायां भाग बाएं फुफ्फुस में, और ये रहा आपका दायां भाग जो दाएं फुफ्फुस में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फुफ्फुस की। तो देखें हमारे वक्ष गुहा में, मानव के अंदर अगर बात करें तो एक जोड़ी फुफ्फुस, कितने, एक जोड़ी फुफ्फुस वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं, जिन्हें चारों तरफ से वक्षीय पिंजरा या थोरेसिक केज कवर करके रखता है या प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाने का काम करता है। अब देखें कि प्रत्येक फुफ्फुस के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। प्रत्येक फुफ्फुस के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली। आप यहाँ पर देखें, जो राइट वाला है इसके अंदर देखो मैंने 2 लाइन बना रखी है ना, ये 2 लाइन क्या है, ये 2 मेम्ब्रेन है ना, 2 झिल्लियां हैं। इन फुफ्फुस की जो झिल्लियां हैं उनको हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं, प्लूरा। तो देखें जो आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली लाइन है उसे हमने कहा है विसरल प्लूरा। तो 2 मेम्ब्रेन है, 2 झिल्लियां हैं। बाह्य झिल्ली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और आंतरिक झिल्ली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। दोनों मिलकर आपके प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होता है और इस रिक्त स्थान में एक विशिष्ट प्रकार का द्रव भरा हुआ रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल द्रव के नाम से जाना जाता है। ये प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल द्रव क्या काम करता है, तो ये
फुफ्फुस को, लंग्स को भौतिक आघातों से, यांत्रिक आघातों से बचाने का काम करता है, मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करता है कि कहीं एकदम से जब झटका लगता है तो झटके के साथ में लंग्स जो है वो डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो समझ में आई। आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है, बाहर की जो झिल्ली है फेफड़ों में सबसे बाह्य झिल्ली, वो है पैराइटल प्लूरा। ये पैराइटल प्लूरा किसके साथ में कनेक्टेड रहती है? जो आपकी थोरेसिक कैविटी को कवर किए हुए, कौन? रिब्स, पसलियां जो है उन पसलियों के साथ में चिपकी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है। जब आंतरिक की बात करें, विसरल प्लूरा की बात करें, तो विसरल प्लूरा जो है वो लंग से या फुफ्फुस से अटैच रहती है। तो ये भी आपको अटैचमेंट पूछा जाता है कि पैराइटल प्लूरा किससे संलग्न रहती है? तो भाई थोरेसिक केज से या कैविटी से संलग्न रहती है। विसरल प्लूरा लंग से जो है कवर्ड रहती है, और जो दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान है उसे हम प्लूरल स्पेस कह सकते हैं, और उस प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या काम करता है प्लूरल फ्लूइड? तो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में देखें कि जो आपका बायां फुफ्फुस है, इस बाएं फुफ्फुस में कितनी पालियां पाई जाती हैं? 2 पालियां होती हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर या द्विपालित संरचना हम कह सकते हैं। देखें, एक होता है अपर लोब और दूसरा होता है लोअर लोब, है ना। एक अग्रपाली और एक पश्चपाली आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपका दायां फुफ्फुस है, दाएं फुफ्फुस में कितनी पालियां होती है? 3 पालियां उपस्थित होती है। एक होता है अग्रपाली, एक होता है मध्यपाली और एक होता है पश्चपाली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से फुफ्फुस में कितनी पालियां। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे, बायां फुफ्फुस, बायां और बाई का मतलब 2, ठीक है ना, और दाएं में आपकी हो जाएगी 3, ठीक है ना। तो बाएं फुफ्फुस में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां, और दाएं फुफ्फुस में कितनी पालियां? तो 3 पालियां आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखें कि जो आपका बायां फुफ्फुस है, इस बाएं फुफ्फुस में नीचे की तरफ एक छोटी सी खांच उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या कहते हैं इसे? कार्डियक नोच या कार्डियक खांच कह सकते हैं। अब कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? कार्डियो वर्ड हार्ट या हृदय के लिए यूज लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, कार्डियक नोच है तो देखो एक खांच है ना, कार्डियक खांच। इस कार्डियक खांच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या? हृदय। हालांकि हमको हृदय की बात नहीं कर रही है, लेकिन ये कार्डियक नोच है तो मैंने यहाँ पर हार्ट भी बना दिया। तो इस कार्डियक नोच में ये रहा आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए कि बात जो आ जाती है वो क्या, कि जस्ट जो आपके लंग्स है उसके नीचे की तरफ आपको क्या मिलता है? मस्कुलर डायफ्राम, पेशीय डायफ्राम। क्या है? पेशीय डायफ्राम। और ये जो पेशीय डायफ्राम है ये पूरी बॉडी कैविटी को, शरीर की गुहा को 2 भाग में विभक्त कर देता है। डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका वक्ष गुहा है, डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। तो ध्यान में रखें, डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन उदर गुहा और डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, ये सारा का सारा कौन सा हो गया आपका? वक्ष गुहा हो गया। और वक्ष गुहा में ही एक जोड़ी फुफ्फुस और एक हृदय उपस्थित होता है। और इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरा, है ना। थोरेसिक केज जो है वो इसको कवर करने का काम करता है। तो सिंपल सा जितनी भी थ्योरी थी वो आपकी कहाँ आ गई? डायग्राम में आ गई। फर्दर वापस देख लीजिए एक बार कि ऊपर ये रहा आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो नीचे ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया एक
ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नलिकाकार 10 से 12 सेंटीमीटर नलिकाकार संरचना है जो कंठ से होकर वक्ष गुहा के मध्य तक जाती है और मध्य में जाकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, एक बाईं और एक दाईं। बाईं जो है वो बाएं फुफ्फुस में जाती है, दाईं शाखा दाएं फुफ्फुस में एंटर करती है। प्रत्येक फुफ्फुस के चारों तरफ जो है एक दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है जिसमें बाह्य झिल्ली को पैराइटल प्लूरा और आंतरिक झिल्ली को विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य का जो स्थान है उसे प्लूरल स्थान या प्लूरल स्पेस कहते हैं, जिसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ रहता है। यह द्रव मैकेनिकल शॉक से, यांत्रिक आघातों से बचाने का काम करता है। अब देखें कि जो बायां लंग्स है आपका, जो बायां फुफ्फुस है वो 2 पालियों में विभक्त होता है, जबकि दायां जो है वो 3 पालियों में विभक्त होता है। इसमें अग्रपाली और पश्चपाली, इसमें अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली उपस्थित होती है। जो बायां फुफ्फुस है उस बायां फुफ्फुस में नीचे की तरफ आपको एक कार्डियक नॉच देखने को मिलती है जिसके अंदर हृदय उपस्थित होता है। क्लियर। उसके बाद में देखें कि जो आपकी ब्रोंक्यूल्स है, ट्रेकिया जो विभक्त हुई ब्रोंक्यूल में, ये ब्रोंक्यूल फर्दर अंदर जाकर एक रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन कर रही है? रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये आपका जो है ना, ये रेस्पिरेटरी ट्री है। और रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं कि इसमें ब्रोंक्यूल जो है वो पहले जो श्वसनी है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अंतस्थ श्वसन श्वसनिका में विभक्त होती है और एट लास्ट जो है वो कहाँ जाकर खुलती है? वायु कुपिका में जाकर खुलती है। और फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वायु कुपिकाएं, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो सिंपल सी इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको किसके बारे में ध्यान में रखनी है? लंग्स के बारे में। अभी लंग्स पूरा नहीं हो, अभी लंग्स की हमने खाली मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, बाह्य संरचना। अब लंग्स के अंदर जो ये रेस्पिरेटरी ट्री है ये कैसे बनता है इसकी बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री जिसे हम कहते हैं श्वसनी वृक्ष, है ना। और ये जो श्वसनी वृक्ष है ये है क्या? तो श्वसनी वृक्ष में आप देखेंगे कि जैसे ही ट्रेकिया जो है आपकी वो बाएं और दाएं फुफ्फुस में एंटर करती है, उसके बाद में उसकी जो शाखाएं हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, बहुत सारा शाखन होता है और विभिन्न प्रकार की ब्रोंकस और ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो एट लास्ट कहाँ जाकर खुलती है? वायु कुपिकाओं में जाकर खुलती है। कहाँ? वायु कुपिकाओं में, एल्वियोलाई में। और ये जो वायु कुपिकाएं हैं, ये वायु कुपिकाएं ही फुफ्फुस की या फेफड़ों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई आप इसको कह सकते हैं। जहां गैसियस एक्सचेंज होता है भैया, वायु कुपिकाओं के अंदर क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है। यानी इन वायु कुपिकाओं के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है जहां से वायु कुपिका से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और वायु कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब चलिए ये बात बाद में करेंगे अपन कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है। पहले हम बात कर लेते हैं श्वसनी वृक्ष की। तो श्वसनी वृक्ष में देखिए कि ऊपर लैरिंग्स है, लैरिंग्स से निकल कर और ट्रेकिया आ रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है। ट्रेकिया को हम कहते हैं श्वास नाल। क्या कहते हैं? श्वास नाल के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेकिया के अंदर ये आपको पता है हाइलीन कार्टिलेज की बनी हुई वलय पाई जाती है। सी आकार की वलय होती है जो पृष्ठीय सतह की ओर इनकम्प्लीट होती है। अब ये जो ट्रेकिया है ये वक्ष गुहा के केंद्र में आकर 2 शाखाओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। एक जिसे हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरी को हम कहते हैं राइट ब्रोंकस। जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो किस में खुलती है? तो बाएं फुफ्फुस में खुलती है। और जो दाईं श्वसनिका है वो आपकी या राइट ब्रोंकस है वो कहाँ खुलती है? दाएं फुफ्फुस में खुलती है। तो जैसे ही इस ट्रेकिया की ब्रांचिंग होती है, जैसे ही ब्रांचिंग होती है, जो फर्स्ट ब्रांच हुई है आपकी, फर्स्ट ब्रांच हुई, इस फर्स्ट ब्रांच को हमने कहा है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वसनी। क्या कहा इसे हमने कहा है प्राथमिक श्वसनी। अब आपको ध्यान में कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर खाली इसका सीक्वेंस है
है ना। इसका जो क्रम है वो आपको ध्यान में रखना है कि देखो ये भी प्राथमिक श्वसनी है, ये भी प्राथमिक श्वसनी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपका बायां फुफ्फुस है उसमें श्वसनी वृक्ष की। इसी प्रकार का आप कहाँ बता सकते हो, आगे दाएं फुफ्फुस के अंदर भी बता सकते हो ना। अब क्या होता है कि जैसे जो आपका प्राथमिक श्वसनी है यहां तक कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, यानी ट्रेकिया में भी प्रेजेंट होती है और प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर भी प्रेजेंट होती है। जैसे ही प्राथमिक श्वसनी पुनः क्या होती है, विभक्त होती है, फर्दर डिवाइड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे उसमें शाखन होता है, ब्रांचिंग होती है, प्राथमिक श्वसनी जो है वो पुनः देखो, अब ये देखो ये भी प्राथमिक श्वसनी है, ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर ब्रांचिंग करेगी, ये प्राथमिक श्वसनी यहाँ ब्रांचिंग कर रही है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर जो प्रत्येक शाखा है वो विभक्त होगी। तो प्राथमिक श्वसनी विभक्त होकर किसका निर्माण करती है, द्वितीयक श्वसनी का निर्माण करती है। प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी फर्दर आकर देखिए आप नीचे आगे कि जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो आगे जाकर फर्दर ब्रांचिंग कर रही है, फर्दर डिवाइड हो गई, और फर्दर डिवाइड होकर उसने क्या बना लिया, तृतीयक श्वसनी का निर्माण कर लिया। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर आपको सीक्वेंस ही ध्यान में रखना है और कोई खास बात नहीं। ट्रेकिया के बाद में आ गया प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में टर्सरी ब्रोंकाई, यानी प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी। अब तृतीयक श्वसनी में अगर ब्रांचिंग होती है या अगर शाखन होता है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, तो देखें टर्सरी ब्रोंकाई में यहाँ ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, दोनों शाखाएं। इस एक शाखा को हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, अंतस्थ श्वसनिका। क्या कहते हैं, अंतस्थ श्वसनिका कहते हैं। और ये जो अंतस्थ श्वसनिका है ये फर्दर आगे जाकर और ब्रांचिंग करती है, जो एक पतली ट्यूब का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं श्वसन श्वसनिका। एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान में रखना है, सीक्वेंस तो है ही, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो डायमीटर क्या होता चला जा रहा है, डायमीटर रिड्यूस होता चला जा रहा है। बेटा ये ध्यान में रख लेना कि जितनी भी ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स हैं आपकी, उन सब का व्यास लगातार कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा व्यास किसका था, ट्रेकिया का, उससे कम प्राथमिक श्वसनिका, उससे कम द्वितीयक श्वसनिका, उससे कम तृतीयक श्वसनिका, उससे कम अंतस्थ श्वसनिका, और सबसे कम आपका हो जाएगा श्वसन श्वसनिका का, ठीक है ना। अब ये जो श्वसन श्वसनिका है ये फर्दर एक डक्ट में, एक नलिका रूपी संरचना में खुलती है जिसे हम कहते हैं एल्वेलर डक्ट, है ना, वायुकुपिकीय नलिका। क्या कहते हैं इसे, वायुकुपिकीय नलिका, एल्वेलर डक्ट या वायुकुपिकीय नलिका। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वायुकुपिकीय नलिका है ये एक बहुत बड़े चैम्बर में खुलती है जहाँ पर बहुत सारी वायुकुपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके केंद्रीय भाग को, एल्वेलर डक्ट जहाँ खुलती है ना, वहाँ बहुत सारी वायुकुपिकाएं उपस्थित होती है, और इन वायुकुपिकाओं का जो केंद्रीय भाग है वहाँ एक कैविटी पाई जाती है जिसे कहते हैं एट्रिया, वायुकोश कह सकते हैं, एट्रियापन कह सकते हैं। इस एट्रिया के आसपास आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी, एल्वेलाई मिलेंगी, बहुत सारी वायुकुपिकाएं मिलेंगी, और इन वायुकुपिकाओं के अंदर जो अवकाश उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं एल्वेलर सेक। तो सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं। यहाँ पर वापस से देखें, ट्रेकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर जो है वो बनाती हैं आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई या द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी पुनः जब विभक्त होती है तो वो बनाती है आपकी तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी में विभाजन के फलस्वरूप या शाखन के फलस्वरूप अंतस्थ श्वसनिका का निर्माण होता है। अंतस्थ श्वसनिका जो है वो विभक्त होकर श्वसन श्वसनिका बना रही है, और श्वसन श्वसनिका जो है वो एट लास्ट आपकी किस में खुलती है, वायुकुपिकीय नलिका या एल्वेलर डक्ट में। ये एल्वेलर डक्ट एक चैम्बर में खुल रहा है, देखो इस चैम्बर में ये जो सेंटर में कैविटी प्रेजेंट है, गुहा उपस्थित है, इस गुहा को यहाँ पर हम कहते हैं एट्रिया,
क्या कहा जाता है? इसे एट्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और इस एट्रिया के आसपास बहुत सारी जो है वायु कूपिकाएं उपस्थित होती हैं, और इन वायु कूपिकाओं का भीतर का जो अवकाश है उसे हम बोलते हैं एल्वेलर सेक। तो ये तो हो गई बात रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है। भाई ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से लंग्स में आ जाती है, कैसे? तो प्रत्येक वायु कूपिकाओं के चारों ओर यहाँ पर बहुत सारी पतली पतली महीन रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। तो ये आपका रुधिर केशिकाओं का जाल। रुधिर केशिकाओं का क्या होता है? जाल। ये रुधिर केशिकाएं वायु कूपिकाओं को चारों तरफ से क्या करती हैं? घेर के रखती हैं। अब इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, कौन कौन सी झिल्लियां पाई जाती हैं, किस प्रकार से गैसियस एक्सचेंज होता है, उसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाउल शेप स्ट्रक्चर मैंने कहा है, प्यालेनुमा संरचना। ये प्यालेनुमा संरचना आपकी कौन सी है? ये है आपकी एक वायु कूपिका। यहाँ पर सैकड़ों वायु कूपिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से मैंने बनाई है एक वायु कूपिका। इस एक वायु कूपिका का डायमीटर जो व्यास है वो लगभग 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब देखें, इस वायु कूपिका की ये जो आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, ये तो हो गई आपकी मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। नीचे इसके साथ में इससे कनेक्टेड कौन रहती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज आप लिख सकते हैं, ब्लड कैपिलरी, है ना, जिसे अपन कहते हैं रुधिर केशिकाएं। बहुत सारी पतली पतली महीन महीन रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो ये रुधिर केशिकाएं किसके संपर्क में होती हैं? एल्वियोलाई के संपर्क में होती है, और एल्वियोलाई से कनेक्टेड रहते हुए इनके बीच में एक मेम्ब्रेन और उपस्थित होती है। तो यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन हो गई? 3 मेम्ब्रेन हो गई भैया। देखो, एक मेम्ब्रेन हो गई आपकी मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई, 1 नंबर। दूसरी हो गई आपकी मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी, रुधिर केशिकाओं की मेम्ब्रेन या उपकला आप कह सकते हैं। और तीसरी इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है बेसल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? रेस्पिरेटरी सरफेस या श्वसन सतह का निर्माण करती है। तो आपको अगर कभी पूछ ले कि जहां गैसियस एक्सचेंज होता है उस स्थल को क्या कहते हैं, तो उस स्थल को हम कहते हैं श्वसन सतह। और श्वसन सतह जो है वो कितनी झिल्लियों से मिलकर बनी है या कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको 3 ध्यान में रखना है। वायु कूपिका की झिल्ली उपस्थित होती है, रुधिर केशिकाओं की झिल्ली उपस्थित होती है, और बीच में बेसल मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली उपस्थित होती है। ये तीनों झिल्लियां मिलकर श्वसन सतह का निर्माण करती है। तो इनका सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना है कि अंदर की तरफ वायु कूपिका की झिल्ली, बाहर की तरफ जो है आपकी वो कौन सी? आपकी एपिथेलियल ऑफ कैपिलरी आप कह सकते हैं, रुधिर केशिकाओं की उपकला या रुधिर केशिकाओं की झिल्ली, और इनके बीच में उपस्थित होती है आधारी झिल्ली। अब होता क्या है, देखो कि एल्वियोलाई के अंदर या वायु कूपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा होता है और रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। तो डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन अपनी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब यानी वायु कूपिका से कहाँ आ जाएगा? रुधिर केशिकाओं में। इसी प्रकार से जस्ट उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि अशुद्ध रुधिर आता है फेफड़ों के अंदर, तो जो अशुद्ध रुधिर आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो रुधिर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। जो वायु कूपिका है उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कम होगा। तो उच्च पार्शियल प्रेशर से निम्न पार्शियल प्रेशर या उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन से पाथवे से होकर बाहर तक जाती है? तो ये पाथवे आपको पता है कि भैया एल्वियोलाई में आ गया, एल्वियोलाई में आने के बाद में ये जाएगा एट्रिया में, एट्रिया से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो जाएगा, फिर आपका अंतस्थ श्वसनिका हो जाएगी, फिर आपकी तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में आ जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में आ जाएगा आपका फेरिंग्स यानी ग्रसनी वाला रीजन, और ग्रसनी के बाद में हो जाएगा आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से होता हुआ आपका वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से होता हुआ एट लास्ट एक्सटर्नल नेयर्स या बाह्य नासा छिद्र के माध्यम से उसे
शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का पाथ और ऑक्सीजन के अंदर आने का पाथ सेम है, बस डायरेक्शन आपको क्या बताना है, अपोजिट। जस्ट आप बताएं जैसे कि ऑक्सीजन के अंदर आने का तो एक्सटर्नल लेयर्स, फिर वेस्टिब्यूल, फिर नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, लैरिंग्स हो गया आपका, या आप कह दीजिए नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद में लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, और लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में फर्दर आ गया आपका यही वाला कि जिसमें प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, अंतस्थ श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका, और फिर आ जाता है वायुकूपी की नलिका, एट्रिया, और एट लास्ट आ जाता है वायुकूपिका। और वायुकूपिका में किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है उसकी बात। तो कंप्लीट कंसेप्चुअल चीजें हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इनिशियली खाली जो स्टार्ट के 2-3 पोर्शन थे, जैसे नेजल पाथ हो गया आपका, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लैरिंग्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रेकिया के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद बाकी सारी चीजें मैंने आपको डायग्रामेटिक बता दी है। तो आप इजी वे में डायग्राम से उस थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए कि हम डायग्राम देखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह आपके लिए बोर्ड में बेनिफिशियल रहेगा।